क्वेश्चन लिखते हैं विज्ञान में, यदि कोशिका को जलीय विलयन में डाल दिया जाए या जलीय विलयन में रखा जाए तो क्या होगा। यदि कोशिका को जलीय विलयन में रख दिया जाए तो क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के लिए हमें सजेस्ट करना है कि जब कोशिका को जलीय विलयन में रखा जाता है तो हम जानते हैं कि कोशिका में जलीय पदार्थों की मात्रा कम होती है, या फिर कोशिका के आंतरिक मटेरियल या आंतरिक जो द्रव होता है वो जल की तुलना में ज्यादा सांद्रित होता है। इस परिस्थिति में कोशिका के बाहर तो जल की सांद्रता ज्यादा होती है और कोशिका में जल की सांद्रता कम होती है। इस कारण पराशरण द्वारा जल कोशिका झिल्ली से होते हुए कोशिका में प्रवेश करने लगेगा। जब कोशिका में जल प्रवेश करने लगेगा तो कोशिका फूल जाती है। देखिए आंसर में, यदि कोशिका को जलीय विलयन में रखा जाए तो पराशरण द्वारा जल कोशिका में प्रवेश करने लगता है क्योंकि कोशिका में जल की सांद्रता कम होती है। इस प्रक्रिया में कोशिका फूल जाती है। इस प्रक्रिया में कोशिका फूल जाती है। ठीक है, ऐसा ही उसके साथ होगा। यदि हम जल में किशमिश को डाल दें, यदि जल में हम किशमिश डालते हैं तो कुछ समय पश्चात किशमिश फूल जाती है। यही कारण होता है कि हम अपने घरों में कुछ पेय पदार्थ पकाते हैं, बनाते हैं, या फिर खीर बनती है, उसमें डाली गई किशमिश वास्तव मूल रूप से तो सिकुड़ी हुई रहती है, लेकिन जैसे जैसे खीर पकती जाती है तो किशमिश लगातार धीरे धीरे फूलने लगती है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उसकी ऊपरी सतह कटी फटी हमें दिखाई देने लगती है, अर्थात कोशिका के बाहर से, या जैसे हमने किशमिश को रखा है तो किशमिश में जल के अणु तेजी से प्रवेश करेंगे और जब तक प्रवेश करते रहेंगे जब तक उसे किशमिश के अंदर की सांद्रता बाहर विलयन की सांद्रता के बराबर नहीं हो जाती है। यदि उसके पश्चात भी जल के अणुओं का लगातार परिवहन होता रहता है तो किशमिश की झिल्ली फट जाती है और इस प्रक्रिया को हमें जीव द्रव्य कुंचन भी कहते हैं, या फिर ऐसा विलयन अति परासारी विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि लिखे हमें, यदि
कोशिका को समपरासरी विलयन में रखा जाए या विलयन में रखने पर क्या होता है। कोशिका को समपरासरी विलयन में रखने पर न तो कोशिका के अंदर जल के अणु प्रवेश करेंगे, न कोशिका के अंदर से जल के अणु बाहर निकलेंगे। ऐसी स्थिति में कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस स्थिति में जल अणुओं की परिवहन की गति नहीं हो पाएगी और कोशिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समपरासरी विलयन ऐसा विलयन होता है जो कोशिका के अंदर और बाहर उसकी सांद्रता समान होती है। कोशिका के बाहर तथा अंदर विलयन की सांद्रता समान हो तो ऐसा विलयन समपरासरी विलयन कहलाता है। समपरासरी या समपरासरण दाबी। विलयन कहलाता है। प्रश्न लिखेंगे, एक कोशिकीय जीवों में जल एवं अन्य पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। इसका आंसर होगा, एक कोशिकीय जीवों में केवल एक कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है और यह कोशिका झिल्ली ही विसरण द्वारा उनके अंदर गैसों का, जल का तथा जलीय माध्यम में घुले हुए पदार्थों का परिवहन करती है। एक कोशिकीय जीवों में
एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली विसरण द्वारा गैसों जल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। इन जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण ये बाह्य वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं। यह प्रक्रिया एंडोसाइटोसिस कहलाती है। एक कोशिकीय जीवों में बाह्य वातावरण से कुछ सूक्ष्म जीव इनकी कोशिका झिल्ली में लचीलेपन के कारण बनने वाले खाद्य धानी में फंस जाते हैं, और जब इनकी खाद्य धानी में कुछ जीव फंस जाते हैं तो ये खाद्य धानी में ही उनका पाचन कर जाते हैं। इस प्रकार इन एक कोशिकीय जीवों में भोजन का पाचन होता है। एक कोशिकीय एक प्रारूपिक एक कोशिकीय जीव को हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। मान लीजिए कि अमीबा है और इसकी कोशिका रचना दोहरी भित्ति युक्त होती है। यहाँ इसका एक केंद्रक होता है और केंद्रक के अलावा इसमें बहुत सारी खाद्य धानियां पाई जाती है। इन खाद्य धानियों में जब कोई सूक्ष्म जीव प्रवेश कर जाता है तो खाद्य धानी में पाए जाने वाले पाचक एंजाइमों द्वारा उनका पाचन कर लिया जाता है। ये रचना होगी केंद्रक, टोटल होगा ये कोशिका, और कोशिका में ये वाले मटेरियल होंगे खाद्य धानी। और ये भाग कहलाते हैं इनके पादाभ, और ये पादाभ जैसी संरचना अमीबा में पाई जाती है। उभरे हुए कुछ भाग होते हैं, इन्हें पादाभ कहते हैं, और अमीबा में इन पादाभ की सहायता से ही गतियां होती है। इन गतियों में संकुचन, क्रमांकुचन सभी गतियां सम्मिलित होती है। जब ये जलीय माध्यम में लुढ़कते रहते हैं तो इनके शरीर की आकृति लगातार बिगड़ती रहती है, अर्थात एक तरह की आकृति बनती है और उसी के दूसरे क्षण नई आकृति बनना प्रारंभ हो जाती है, अर्थात इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अतः इस प्रकार हम यह भी कह सकते हैं कि कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह अलग अलग जीवों में या एक ही जीव में अलग अलग प्रकार की आकृति ग्रहण कर सकती है। यदि मनुष्य के लिए इसका कंपैरिजन किया जाए तो मनुष्य में
कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, जैसे रक्त की कोशिकाएं तो बेलनाकार कोशिकाएं होती है। कुछ प्रोटीन्स के साथ मिश्रित कोशिकाएं लंबी और डबल डंबलाकार होती है। तो इस आधार पर स्पष्ट होगा कि कोशिका की एक निश्चित आकृति नहीं होती है और यह लगातार बनती एवं बिगड़ती रहती है। अगली रचना है हमारी केंद्रक। कोशिका के लगभग मध्य भाग में, अर्थात जंतु कोशिका में तो मध्य में ही पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में थोड़ा किनारे की तरफ पाया जाता है। एक गोलाकार रचना पाई जाती है। इस गोलाकार रचना को हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक की आकृति लगभग इस तरह से होती है। और इसे चारों ओर से रसधानियां अर्थात सिस्टर्नीज घेरे हुए होती है। अंतर्द्रव्य जालिकाओं जैसा इसमें चारों तरफ जाल पाया जाता है। और ये रचनाएं इसके चारों ओर मूल रूप से पाई ही जाती है। इसके अंदर द्रव भाग इसका क्रोमेटिन वाला मटेरियल भरा होता है। इस क्रोमेटिन वाले भाग में ही इसमें धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं। उन धागेनुमा रचनाओं को हम गुणसूत्र कहते हैं और यही गुणसूत्र जीवन का आधार होता है। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किन लक्षणों को पहुंचाना होता है और किन लक्षणों को वहीं पर नष्ट करना या खत्म करना होता है, ये गुणसूत्र का ही काम होता है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में केवल वे ही लक्षण पहुंचते हैं जो प्रभावी होते हैं। अर्थात हम स्पष्ट ये कर सकते हैं कि प्रभावी लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं तथा जनकों में से अप्रभावी लक्षण जो भी होते हैं वे लक्षण वह उसी पीढ़ी में नष्ट हो जाते हैं और उनके आगे परिवहन नहीं हो पाता है। ये टोटल मटेरियल होगा केंद्रक और केंद्र के मध्य में भाग में एक केंद्रिक पाया जाता है। इसके चारों ओर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। राइबोसोम और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका इसके चारों तरफ पाए जाते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका में कुछ खुरदरे उभार पाए जाते हैं। ये खुरदरे उभार इस पर प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होते हैं। अंतर्द्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और एक खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। जिस भाग पर इसमें लिपिड का लेपन पाया जाता है या लिपिड की परतें पाई जाती है वो भाग चिकना होता है और अंतर्द्रव्य जालिका के जिस भाग पर प्रोटीन वाले भाग पाए जाते हैं अर्थात उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं
ये राइबोसोम की उपस्थिति के कारण ही अंतर्द्रव्य जालिका का ये भाग खुरदरा होता है। तो कोशिका के लगभग मध्य भाग में एक गोलाकार रचना पाई जाती है, जिसे केंद्रक कहते हैं। केंद्रक में पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ केंद्रक द्रव कहलाता है। जिसमें केंद्रिका केंद्रिक आदि पाए जाते हैं। केंद्रक में कुछ धागेनुमा रचनाएं पाई जाती है। जिन्हें क्रोमेटिन या क्रोमोसोम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र जंतु की आनुवांशिक इकाइयां होती हैं।